देखिए, मेरा एक विचार है कि जिसका इतिहास नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। जैसे पेड़ बढ़ता है ना, तो ऊपर से उसमें कोई पत्ती नहीं ऐड होती, उन्हीं पत्तियों के बीच से एक नई पत्ती निकलती है, उसे ग्रोथ कहते हैं, वही नयापन होता है। जनरली मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग कहीं से कोई चीज़ नकल करके लाते हैं और वो दुनिया में ये साबित करना चाहते हैं कि वो नया कर रहे हैं, वो नया नहीं है। ये दुनिया कैसे हमें प्रभावित की, हमने उससे क्या महसूस किया कि अवशेष एक छोटा-सा टुकड़ा होता है, वो अपने आप में इतना संवेदनशील है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा कालखंड समाया हुआ है। बस महसूस करने की बात है, वो पूरा का पूरा इतिहास बताने में सक्षम है। आज की जनरेशन नेटफ्लिक्स देखकर हिस्ट्री सीख ले रही है सर, है ना? तो फिर गैलरीज और म्यूजियम की इम्पोर्टेंस कहाँ बच गई है हमारे लाइफ में? लेकिन उनका महत्व तो है और हमेशा रहेगा कि पुरानी चीज़ें छोड़िए, नए के पीछे दौड़िए। और अगर आप पुरानी चीज़ों को लिए हो तो आप पुराने माइंडसेट के हैं, और नई चीज़ों के साथ अगर आए तो आप नए माइंडसेट कि आज हम नए हैं, आज हम यंग हैं, इन बूढ़ों को छोड़ दो, कल वो भी बूढ़े होंगे, उनको भी लोग छोड़ देंगे। ऑनलाइन वर्ल्ड में सब कुछ वर्चुअल हो रहा है ना? तो क्या फिजिकल हिस्ट्री सिर्फ फोटोग्राफ बनकर रह जाएगी? हाँ, अगर हम ज़्यादा सहेज नहीं सके, अगर इसकी हम गंभीरता को नहीं समझ पाए तो संभवतः यंग लोग बोलते हैं मूव ऑन, है ना? बट कैन अ सोसाइटी रियली मूव फॉरवर्ड अगर वो अपने रिमेन्स को इग्नोर कर दे? संभव नहीं है। कृत्रिम संसाधनों के बल पे कुछ लोगों को सर्वाइव कराया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी आबादी, पूरी की पूरी ये जो दुनिया है, संभव नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हम इस दुनिया को जैसे देख रहे हैं, जैसे मैं जब से अपनी ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, एक पेरेंट्स सब कुछ हूँ, पर इस दुनिया का एक नागरिक भी हूँ, ज़िम्मेदारी भी महसूस करता हूँ। तो जब मैं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है जीवन आसान नहीं है। दुनिया में सुख और आईने में मुख होता नहीं, सिर्फ दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्टोपीडिया, जहाँ हर कला बोलती है, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे आर्टिस्ट से जो आर्ट को करते नहीं जीते हैं। हम सब फ्यूचर के पीछे भाग रहे हैं, पर अगर पास्ट ही खो गया तो हम किस तरफ जा रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट व्हाई ओल्ड मैटर्स इन अ वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विथ न्यू। आर्ट डजंट ओनली बिलोंग्स इन म्यूजियम्स, इट लिव्स इनसाइड अस। आज हम बात करेंगे उमेन प्रताप सर से, जो अपनी पेंटिंग्स में पास्ट को प्रेजेंट के साथ मिक्स करके दिखाते हैं। उनके आर्टवर्क्स में एंशिएंट टेम्पलेट्स, स्टोन्स एंड कार्विंग्स एकदम नए रूप में नजर आते हैं, जैसे हिस्ट्री कोई बोरिंग बुक नहीं, बल्कि एक एक्साइटिंग ट्रेजर हो जो वेसल्स के अंदर छुपी हुई है। यंग जनरेशन के लिए यह एक इनविटेशन है। कम एक्सप्लोर वेयर वी केम फ्रॉम एंड इमेजिन वेयर वी आर गोइंग। ये आर्टवर्क बोलते नहीं, पर इनके टेक्सचर, कार्विंग्स एंड फॉर्म्स कहते हैं रिमेन्स भी फ्यूचर का बेस होता है। नमस्कार सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लाइफ आर्ट जर्नी के बारे में। आपको कब फील हुआ कि आपको फाइन आर्ट्स करना है और आर्टिस्ट बनना है? नमस्कार। आर्ट में तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। मैं बहुत छोटा सा था तब भी स्कूल की जो किताबें होती थी, उस पे मैं ड्राइंग बनाता रहता था। तो धीरे-धीरे डाँट पड़ती थी घर में कि पढ़ता कम है, ड्राइंग ज़्यादा बनाता है। और मैं क्या था, जो मेरी टेक्स्ट बुक होती थी, उसमें सिर्फ़ जो ड्राइंग बनी होती थी, मैं वही देखता रहता था। जो अक्षर लिखे होते थे, उसको नहीं पढ़ता था। तो डाँट पड़ने के बाद काफ़ी गैप हुआ। फिर मुझे 9th-10th में जाने के बाद मेरे ड्राइंग टीचर थे, उन्होंने बताया कि तुम आर्ट तो बहुत अच्छा करते हो, तुम्हें बीएफए करना चाहिए, फाइन आर्ट्स करना चाहिए। तो उनसे मुझे जानकारी हुई और मैं बीएचयू में एंट्रेंस दिया। तो 1 साल तो नहीं हुआ, फिर सेकंड ईयर मेरा बीएचयू में एंट्रेंस दिया, वहाँ हुआ। दिल्ली का भी मैंने आर्ट्स कॉलेज का दिया था, वहाँ पे भी हो गया, बट वहाँ नहीं ले पाया एडमिशन, मैं यहाँ बीएचयू में लिया। तो 96 में बीएफए हुआ और 98 में मेरा मास्टर डिग्री बीएचयू से ही हुई। तो आर्ट में तो बचपन से मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और फिर ऐसा पेरेंट्स वगैरह कैसे माने? आपने बताया, कब बताया हमें? पेरेंट्स हमारे शुरू में तो बिल्कुल नहीं समझते थे कि आर्ट करके
क्या करना है, आर्ट का कोई करियर नहीं होता। लेकिन वो बहुत आराम से, उनको कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। उनको ये लगा कि इसका इंटरेस्ट है तो उसको जाने देना चाहिए। मुझे बड़ा बहुत इस मामले में मैं भाग्यशाली था। उनका पूरा कोऑपरेशन मुझे मिला और मुझे आसानी से उन लोगों ने मेरे पसंद का विषय चुनने दिया। तो कन्विंस भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ और पढ़ो जो तुम करना चाहते हो। मैंने जब आपका काम देखा तो उसमें जैसे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास्ट को, हमारी हिस्ट्री को फिर से रिन्यू किया जा रहा है। आपने उस पे बहुत काम किया है। जी। तो उस सब्जेक्ट का आपको आइडिया कैसे आया, कि आपको कब लगा कि हिस्ट्री कैन बी कूल एंड डिजर्व अ प्लेस इन कंटेम्प्रेरी आर्ट? देखिए ये जो मेरा सब्जेक्ट है, ये तो मुझे ऐसा लगता है, ये सब्जेक्ट भी मुझे बचपन से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जो हम लोग शुरुआत में स्कूल में पढ़ते थे टेक्स्ट बुक, उनमें जो इस तरह के म्यूज़ियम क्या या ऐतिहासिक जो प्लेसेस दिखाए जाते थे, उनको मैं बहुत अच्छे से देखता था। ख़ास करके मुझे पहाड़ों से, मुझे किले या पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों से मुझे बहुत लगाव था। ख़ास करके किस्से कहानियाँ, जो पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई थी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो। तो इस तरह के किस्से मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं उनके बारे में बहुत इमेजिन करता था। कहीं न कहीं मैं अपने दिमाग में इन चीज़ों को बनाता रहता था। तो धीरे-धीरे जब हम टूर करने कहीं गए पढ़ने के समय, तो जब इन जगहों को देखा तो मेरे मन में ऐसा लगता था कि मैं इस जगह को जी रहा हूँ। तो वो मेरा सब्जेक्ट बनने लग गया धीरे-धीरे। पहले लैंडस्केप बनाता था। लैंडस्केप में ये सब चीज़ें आती थी। एक समय के बाद धीरे-धीरे लैंडस्केप तो गायब हो गया। ये मेन ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें मेरे काम में रह गईं। अच्छा। जी। सर, बहुत अच्छा लगता है आपका काम देख के, जो पुराने वेसल्स हैं जी। और जो आपने पुराने बिल्डिंग्स और उसको कार्व किया उसमें। यंग आर्टिस्ट के लिए व्हाई शुड वी लुक बैक टू क्रिएट समथिंग न्यू? मतलब उनको पुरानी चीज़ों से नया कुछ चाहिए। हुँ। देखिए मेरा एक विचार है कि जिसका इतिहास नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। हर व्यक्ति आज अपनी पहचान के लिए ही परेशान है। तो अगर हमें कुछ नया गढ़ना है, मेरे हिसाब से नकल करना नया नहीं होता। सही बात। जिन्हें पीछे देखने का तजुर्बा नहीं है, जिनका अपना पिछला कुछ पता नहीं है, वो नया कुछ दे नहीं सकते। तो जब हम अपने इतिहास को जानेंगे, अपने अतीत में जाएँगे, उन चीज़ों को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ वो हमें नया करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इतिहास है और जो अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो ही नया कर सकता है। जैसे पेड़ बढ़ता है ना, तो ऊपर से उसमें कोई पत्ती नहीं ऐड होती, उन्हीं पत्तियों के बीच से एक नई पत्ती निकलती है, उसे ग्रोथ कहते हैं, वही नयापन होता है। तो आर्ट में ये हर रचनात्मक चीज़ों के साथ यही चीज़ें लगी है। एक जर्नी है, कला की भी हो, चाहे जीवन की हो। हम एक स्टेप जैसे आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पुरानी चीज़ों को रचते-रचते एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपने आप अगला नया क्या होना है, वो आपसे बनने लग जाता है। जनरली मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग कहीं से कोई चीज़ नकल करके लाते हैं और वो दुनिया में ये साबित करना चाहते हैं कि वो नया कर रहे हैं, वो नया नहीं है। सही बात है। आप अपनी संस्कृति से, अपने आसपास की चीज़ों से ही नया दे सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले उन चीज़ों को आपको रचना चाहिए। जो आप देख रहे हैं, पहले आप उनको बनाइए, फिर धीरे-धीरे मेरा एक विचार है, आर्ट क्या है? एज़ इट इज़ अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, बनाते हैं, तो वो लैंडस्केप हो जाता है। लेकिन जब हम इस दुनिया को देखते हैं और उसका हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है और मेरे ऊपर पड़े हुए प्रभाव की जो अनुभूति है, उसको लेके जब हम चित्रित करते हैं, वो पेंटिंग होती है। सही बात। मतलब ये दुनिया कैसे हमें प्रभावित की, हमने उससे क्या महसूस किया। तो चित्र मेरे ख्याल से अनुभूति है। जीवन जो हम जीते हैं, उसको हम रंगों में, फॉर्म में, टेक्सचर में, इन चीज़ों में जब हम क्रिएट करते हैं, तो हम एक चित्र बनाते हैं। और वो चित्र हमारी मनोदशा, हमारी जो परिस्थिति है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। सर, जब आप कुछ ओल्ड या रूइंग स्ट्रक्चर देखते हैं, आपके
माइंड में सबसे पहले क्या स्पार्क होता है? पता नहीं, मुझे एक किस्म का कौतूहल होता है। एक तो उनके कलर्स जो थोड़ा डार्क हो जाता है, और उनके जो फार्म, मुझे ऐसा लगता है कि अवशेष एक छोटा सा टुकड़ा होता है, वह अपने आप में इतना संवेदनशील है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा कालखंड समाया हुआ है। बस महसूस करने की बात है, वो पूरा का पूरा इतिहास बताने में सक्षम है, क्योंकि एक छोटी छोटी टुकड़ों को इकट्ठा करके पुरातत्ववेत्ता जो है पूरे के पूरे पुराने समय के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में वो गणना कर डालते हैं, अक्षरशः उसके बारे में बताने बताने लग जाते हैं। तो वो क्या ऐसा चीज़ है उसमें, सिर्फ वही संवेदना मेरे लिए भी लगती है जब मैं उन खंडहरों को, उनके एक टुकड़ों को, उन चीज़ों को, मुझे लग रहा है कि ना वो कुछ बोल रहा है, ना मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हम दोनों के बीच मूक संवाद हो रहा है, और वो देता रहकर मेरे अंदर कुछ कुछ अंदर संग्रह होता चला जाता है। शायद ये अनुभूति मेरे काम को देख के होती होगी। वो बिल्कुल होती है आपके काम को देख के। ऐसे जो मोनोक्रोमेटिक में आपने बहुत ज़्यादा कलर्स को ना लेके जो आपने काम निकाला है, मैं कुछ काम आप लोग के लिए भी इसमें टैग कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मोनोक्रोमेटिक आपने अपना ये जो स्टाइल है ये कैसे डेवलप किया? मोनोक्रोमेटिक बहुत ज़्यादा कलर नहीं है आपके काम में, इतना सिंपल, इतना प्यारा और इतना इंफॉर्मेटिव। मुझे लगता है ना कि जब जो चीज़ पुरानी है, धीरे धीरे उसका रंग तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो मोनोक्रोम है, जो डार्क है, जो ब्लैक है, वो उसमें सारे रंग समाहित हो जाते हैं और उसी में से सारे रंग निकलते नहीं हैं। चलते हैं। तो मेरे काम में ब्लैक और वाइट का एक कॉम्बिनेशन है। वो दोनों चीज़ें, वाइट का मतलब होता है कि जहाँ सारे रंग आते हो वो जगह वाइट हो जाती है। ब्लैक के मतलब जहाँ कोई लाइट, कोई रंग पहुँचता ना हो। तो मेरे में यही है कि सारे रंग हैं भी, नहीं भी हैं, वहीं से सारे रंग निकलते भी हैं और वहीं पे समाहित भी हो जाते हैं। और मेरे काम में मैं वाइट स्पेस छोड़ता हूँ। वाइट का मतलब है आगे बहुत संभावना, अभी बहुत कुछ निर्माण हो सकता है, या बहुत कुछ निर्माण हुआ था वो मिट चुका है, कुछ बचा हुआ है। तो मैं अपने कैनवस पे जितने हिस्से पे काम करता हूँ सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ। जो खाली पड़ा है उसके बारे में नहीं सोचता, मुझे वो खाली दिखता नहीं। मैं उस पूरे स्पेस में उसी एरिया को काम करता हूँ, उसी एरिया को देखता हूँ जिससे मैंने काम किया। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा अधूरा है, मुझे लगा मैं भी अधूरा लगता हूँ। एक आर्टिस्ट हाँ। एक कलर से, केवल कलर से इतना ज़्यादा बताना, जी और कभी कभी हमें लगता ही है एज एन आर्टिस्ट हम हमेशा अधूरे ही लगते हैं जी, को, है ना? सही कभी बात, सही बात। एक आर्ट वर्क को पहले हम देखते हैं जब, तो लगता है पूरा हो गया, फिर लगता है कुछ और बाकी है, फिर कुछ और बाकी है, कभी वो पूरा नहीं होता है। तो कभी कभी वही छोड़ देना चाहिए उसे। बिल्कुल। आर्ट में एक बहुत बड़ी बात है किसी आर्टिस्ट के लिए कि उसको काम छोड़ना कहाँ है, सही। कब काम छोड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी क्षमता है उतना कर डालिए, काम को छोड़ने आना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आप चाहते हैं कि यंग व्यूवर्स इन आर्ट वर्क्स को डिकोड करें आपके काम को? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक जो जब हम स्टडी करते हैं, मेरा एक ऐसा विचार है कि जो 4 साल का BFA और 2 साल की जो मास्टर डिग्री का जो कोर्स है, इसमें स्टडी कराई जाती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो भी बना दे रहा है वो उसको आर्ट साबित करने में लगा हुआ है। अगर आदमी उसके फार्म को देख के नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो उसको शब्दों में बोलने के लिए ज़्यादा जल्दी उत्साहित हो रहा है। मुझे लग रहा है आप स्टडी करिए, क्योंकि किसी चीज़ को उतारना, मेरा एक मानना है आर्ट एक प्रोसेस है जो बहुत लंबे समय का प्रोसेस है। जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी लैंडस्केप को हम देखते हैं, आँख से देखते हैं, उसकी इमेज हमारे मस्तिष्क में बनती है, और जब मस्तिष्क में बनती है तो हाथ उसको बनाने का काम करता है। तो जो मस्तिष्क में इमेज बनती है उसको जो हाथ बनाता है वो एज इट इज बने, इसी का अभ्यास करने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, जो एक लंबा प्रोसेस है। बहुत और एक जब ये स्टडी करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि आपके माइंड में जो चीज़ें नेचर में हैं वो इतनी क्लियर आने लग जाती हैं कि आपका, और जब आपका मस्तिष्क और आपका हाथ इतना सज जाए कि जो आप यहाँ सोचें और ये बनाने लग जाए,
तो वो एक मुझे लग रहा है इसके लिए टाइम चाहिए होता है। आज बहुत सारे संसाधन ऐसे हो गए हैं जिसके नाते हमारी स्किल ख़त्म हो रही है। तो मैं हर उस पर्सन से चाहूँगा कि अपनी जो मैनुअल जो स्किल है उसको बढ़ाएं, ना कि उसको ख़त्म करें, क्योंकि मशीन हमें नहीं बनना है। हमें मशीन अपनी सुविधा के लिए बनाना है, उसका उपयोग करना है, लेकिन बाद में ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम कमज़ोर पड़ जाएं। हमारी और शायद ये होता जा रहा है। बौद्धिक शक्ति कम हो जाए जी, इस चीज को आज यूज करते करते। स्किल जो कहते हैं ना, हाँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जिस दिन हमारी स्किल खत्म हो जाएगी। तो स्किल की तो ज़रूरत है। कौशल, आर्ट एक कौशल है, और आपका कौशल, आपका अभ्यास जो है वो छूट जाएगा तो जाहिर सी बात है। अच्छा, जितना ज़्यादा हम अभ्यस्त होते हैं, हमारे हाथ से हमारे मस्तिष्क का बहुत सीधा जुड़ाव है। जितना आप हाथ से काम करते हैं आपका मस्तिष्क उतना शार्प होता चला जाता है। तो अच्छा रहेगा अगर हम हाथ से काम करें। और नौजवान हमारे जो युवा कलाकार हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है वो मशीन से फ़ोटोकॉपी करा के उससे भी ट्रेस करने का काम करते हैं। हाँ। करें, मुझे लग रहा है कि आप परफेक्शन के लिए या ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रयास है अपने हाथ का, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। उसमें ज़रूरत नहीं है, आपकी फीलिंग उसमें आनी चाहिए। परफेक्शन एक टाइम के बाद क्या है, परफेक्शन के आगे जाने के बाद क्या है, जो इम्परफेक्ट होता है ना, फिर वो उसमें आनंद आता है। जैसे विचार, शक्ति से आप पूरी दुनिया नहीं जीत सकते, लेकिन विचारों से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो क्या है, विचार तो कभी बुरा नहीं होता, उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा चला जाता है। तो आर्ट में भी एक टाइम के बाद स्किल की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती। वो एक टाइम आएगा अपने आप स्किल, आर्टिस्ट खुद भी सोचता है कि बहुत हो गया स्किल में खेलना, वो फ्री होना चाहता है। उसको तब फॉर्म जैसे बने, हाथ से जैसे बने वो भी ठीक है, लेकिन वो अलग अलग स्टेज है, वो कंटिन्यूएशन में जब लगातार आदमी काम करता है तब वो अलग अलग स्थितियों में जाएगा। तो काम करना और किसी चीज़ के प्रभाव में आके काम करते रहना, वो भी बहुत हद तक बहुत हेल्दी नहीं है। मैंने जैसे ग्रेजुएशन में आपसे जी। आपके अंडर मैंने वो किया, ग्रेजुएशन किया है। तो जितने भी टीचर्स थे, सबसे ज़्यादा एक थेरेप्यूटिक जो एनर्जी मिलती थी। अभी भी मैं आपके पास बैठी हूँ तो मुझे ऐसे में बहुत चंचल हूँ, आप लोग को पता है, मेरे वीडियोस में आपको पता होगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो बहुत थेरेप्यूटिक उसमें एनर्जी में मैं चली गई हूँ। लग रहा है कि शांत और एक शांत और संभल व्यवहार जिसको बोलते हैं वो आ गया है। तो जैसे आपके हिसाब से जो रिमेन्स हैं सिर्फ बचे कुछ टुकड़े नहीं हैं, नहीं, बल्कि फ्यूचर की गारंटी क्यों है? आप इस चीज को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ये प्रमाण है। इसके पहले एक सभ्यता थी और वो बहुत ही विकसित थी। प्रमाण जो है वो आपको आगे कुछ करने के लिए बहुत बल देता है। व्यक्ति खोजता क्या है कि क्या इस चीज़ का कोई प्रमाण है, तो ये प्रमाण है। और पत्थरों से मुझे लगता है, मेटल तो बहुत बाद में आया। पूरे इस ब्रह्मांड में जीवन का या किसी भी चीज़ का सबसे पुराना प्रमाण पत्थरों में ही तो मिलता है। शायद हमें सर्वाइवल के लिए भी सबसे ज़्यादा काम हमारे पत्थर ही आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मेरे विषय में पत्थर बहुत ज़्यादा है, और पत्थरों में खास करके कुछ ऐसे जिसमें लग रहा है कि कहीं न कहीं मानव सभ्यता का उसमें कुछ अंश है। अगर वो टूटा है तो किसी ने तोड़ा है, या वो किसी आकार में आज है तो उसको किसी ने कोई आकार दिया हुआ है। यही प्रमाणित करता है कि इसके पहले हम थे, हमारा वजूद था और बहुत अच्छे तरीके से था। और मुझे एक चीज़ लगता है कि ये हमें नया सृजन करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। ये कहीं से ये नहीं कहता कि हम ख़त्म हो गए हैं। ये कहता है कि मेरा वजूद अगर ख़त्म हो रहा है तो तुम्हारा वजूद बनाने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए हमने एक पूरा अपना एक युग स्टोन एज को दे दिया है। जी। अपनी हिस्ट्री में भी जी। हमने एक स्टोन एज को नाम दिया हुआ है, अपना पूरा जी। एक युग दिया हुआ है। बहुत अच्छा कनेक्टिव सब्जेक्ट है सर आपका। जी। आज की जनरेशन फास्ट पेस्ड लाइफ में चल रही है। हाउ डज योर आर्ट स्लो देम डाउन एंड मेक देम रीथिंक? मुझे लगता है कि जैसे फूल खिलता है, कोई फल पकता है, उसको एक टाइम चाहिए होता है ना। हम फास्ट करने से क्या कर रहे हैं, हम कार्बाइड डाल के उसको पका रहे हैं, जो बिल्कुल अनहेल्दी है। किसी तरीके से
खाने को तो हम फल खा रहे हैं लेकिन वो नुकसान कर रहा है। सेम चीज़ हर जगह लागू है। तो जो जल्दीबाजी में रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो ऐसे ही आ रहा है, वो ऐसे ही आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि समय जो पुराना था वही समय आ रहा है, बदल हम रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि वैसे ही रोज़ सूर्य उग रहा है, रोज़ ऐसे ही सूर्यास्त हो रहा है, कई हज़ार साल से तो बदला नहीं होगा। फिर हम, हाँ, इंसान का एक नेचर है ना कि वो कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ों से बोर होने लग जाता है, जल्दी बोर होने लग जाता है। वो समय का इंतज़ार नहीं करना चाहता। अगर वो कुछ नेचुरल तरीके से नहीं बदल रहा है तो अपने आप से बदलने की कोशिश करने लग जा रहा है। तो ये सब एक पता नहीं क्यों एक स्वभाव है, नेचर है लोगों का। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से वो चले और उसको उस नेचर के हिसाब से उसमें जो भी घटना है या बढ़ना है उसका इंतज़ार करे तो वो सही समय पे ही चीज़ें होंगी। मतलब कि हर चीज़ को जल्दी करना ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे हम देखें कि यही 24 घंटे हमें आज मिल रहा है और यही 24 घंटे पुराने लोगों को मिल रहा था। लेकिन हम उन पुराने वक़्त को, वो लोग स्लो थे फिर भी उनको गोल्डन टाइम क्यों कहते हैं? गोल्डन एज हम कहाँ जी रहे हैं? हम तो जल्दी-जल्दी भागने, पता नहीं क्यों भागने की जल्दी में लगे हुए हैं, हम समझ नहीं आ रहा है। और यही समय 24 घंटे यूज़ करके अजंता, एलोरा जैसे चीज़ें मतलब कितने आराम से बनाई गई हैं, है ना? तो पता नहीं क्यों इंसान इतना तेजी में है। ये आपके आर्ट वर्क्स बताते हैं हमें कि हमें ठहरना ज़रूरी है। ठहर के पुरानी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर सेल्फी तो सब लेते हैं, पर उनकी वैल्यू रियलाइज़ कैसे हो? आपका आर्ट इस चेंज को कैसे क्रिएट करता है? देखिए, इसका सीधा मतलब है जो हमारी एजुकेशन है वहाँ से इसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि जो शुरुआत में आजकल क्या है, सारी शिक्षा का एक व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है कि आप पढ़ो इसलिए कि आपको जॉब मिलेगी। हाँ। जो जब सब चीज़ों को आज इसीलिए शिक्षा में जो हम किताबों में पढ़ के जा रहे हैं हमको ये माना जा रहा है कि किताब में है। लेकिन व्यक्ति को ये सिखाना ज़रूरी है कि शिक्षा आपको शिक्षित होने के लिए ज़रूरी है ताकि आप जो करें वो बेहतर करें, अच्छे तरीके से करें। भावनाओं के बारे में बात की जाए, व्यवहार के बारे में बात की जाए और वातावरण के बारे में बात की जाए, जीवों के बारे में बात की जाए, संवेदनाओं के बारे में बात की जाए, मुझे लग रहा है तो इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हर चीज़ के प्रति हमारा व्यवहार, हमारी संवेदना कैसी होनी चाहिए, हमें अपने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, इमारतों के बारे में, हमें अपने परिवार के जो बड़े हैं उनकी वैल्यूज़, उनके महत्व के बारे में, हम जिन जीवों से, जिन वनस्पतियों से हमारा जीवन है, हमें उन सब चीज़ों के बारे में शुरू से बताया जाए। ये स्कूल से बताया जाए, फिर ये परिवार वाले भी बताएं ताकि ये धारणा हमारे अंदर से निकल जाए कि सिर्फ उपयोग करने की चीज़ें उपयोग तक ही सोची जा रही हैं। सही बात है। तो ये शिक्षा और जागरूकता की बेहद ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये हम अगर इसका एक मंच पे या स्टेज पे बैठ के अगर इसकी बात करते रहेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम दुख तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसका एक है कि एक उपाय करना है। इसको बड़े स्केल पे इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि आप ये ना करें। आप ये करके आप कितना नुकसान कर रहे हैं इन ऐतिहासिक जगहों को, उसको थूकते हैं, उसको आप कहीं न कहीं जाने-अनजाने पेंट लगा देते हैं, कोई इश्तहार लगाते हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है चीज़ों को। और मैंने सर एक अभी मीम देखा है। जी। सबसे पहले तो ये इतने छोटे-छोटे मीम्स देख के लोग पता नहीं क्यों अनअवेयरनेस फैलाते हैं। मीम देखा, उसमें बताया कि कुछ चीज़, जैसे हिंदी का एक वर्ड है अंगा, है ना? और टाइप, वो हमें क्यों बताया गया है जब हमें यूज ही नहीं करना है? अरे इसको समझने की जरूरत है कि आपको वो चीजें जरूरी नहीं है हर चीज यूज करे, जीवन में यूज हो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन पाए और आपको अवेयरनेस चीजों की इसलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, हिंदी वर्डमाला में वो जो आप बोल रहे हैं जो यूज नहीं हो रहा है, कहीं मराठी में यूज होता है
है ना? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ इनका उपयोग हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो जितने वर्णमाला है, आप इसके देखिए, शायद दुनिया में सारे सारे अक्षर सब जगह के लोग नहीं बोल सकते। ड़, अंग, और ऐसे जो शब्द हैं जो बहुत जगह नहीं यूज ही नहीं कर पाते लोग, नहीं कर पाते। है ना। है स में भी देखिए स, है ना। छ छ, तो एक छ है, एक छ है, उसमें क जो है आधा क साइलेंट है। तो ये चीजें, और हमें इन शब्दों, इन अक्षरों का, इनसे जो शब्द बनते हैं, इनके जोड़ को पहले समझें। बहुत ऐसे हैं, हम कितने सही तरीके से शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आज तो हम लोग इतनी मिली जुली भाषा बोलने लग गए हैं, अब बड़े आराम से हम देखते हैं कि गणेश, लोग गणेशा, गणेश, तो गणेशा नहीं है, एक्चुअल में गणेश है। हिंदी में वो गणेश है, देवनागरी में वो गणेश है। तो लेकिन इंग्लिश का उठाएंगे गणेश, रावण, रावण वर्ण है। हाँ। तो हमारे यहाँ बिंदी का भी बहुत महत्व है। तो और आपको बोलने में वो बिंदी का उच्चारण उसमें दिखना चाहिए। बिल्कुल लुप्ता है ना। जहाँ। हाँ, विलुप्त, 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 विष, विष। तो एक उसी व में छोटा सा एक समझिए कड़ी पड़ी पाई डालने से वो ब हो जाता है। कैसे है? स। तो ये चीजें हैं और सबका मतलब है। लेकिन वही है, आजकल के जिंजीस और लोगों को नहीं। व्याकरण की जानकारी बहुत अच्छे से दी जाए तो शायद समझ में आएगा। और मुझे लग रहा है बिना जाने टिप्पणी करना, मुझे भी बहुत बहुत कम जानकारी है, अगर कुछ गलती हो रही है तो, क्योंकि मैं किसी भाषा का जानकार तो नहीं है, लेकिन समझना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग इनका सही में अध्ययन करें और इन चीज़ों को बहुत प्रॉपर अध्ययन कराया जाए। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, जो भी है, भाषा तो हमारी ही है, हमें इसको बहुत अच्छे से जानना समझना। और रंग, फॉर्म, ये तो विजुअल आर्ट जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, शाश्वत भाषा है। सही बात। जिसे शब्द की कम जरूरत है, इसमें संवेदना और अनुभूत करने की बहुत जरूरत है। इसे, क्योंकि मैं जो पेंट कर रहा हूँ वो अगर लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोचने पे, समझने के लिए अगर वो प्रेरित कर रही है, तो और वो अपने हिसाब से समझे, ना कि मुझसे पूछे कि आपने ये क्या बनाया है, इसमें क्या दिखाना चाहा है आपने। वो है, मुझे लग रहा है ना, जो ये शब्द है वो भी एक ड्राइंग है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग या ABCD, आप देखिए ये ड्राइंग बनाई गई, आप उसको ए समझते हैं, तो हम एक आकार बनाते हैं, उसको आप समझिए। अगर वो पत्थर है तो पत्थर है, पत्थर में कुछ खुदा हुआ है तो आप लग रहा है ये पत्थर में कुछ बना हुआ है लेकिन वो टूटा हुआ है, तो आप उसको ऐसे ही समझिए। उस टूटी हुई चीज को कोई व्यक्ति अपना आर्ट वर्क बना रहा है, इसका मतलब उसकी संवेदना या उसका कोई लगाव होगा उसके साथ। जैसे तस्वीर जो हमारे पीछे हमारी दीवार पर कोई लगी होती है, आपको ये आपके कौन है ना, वो हमारा रिलेशन पूछता है। से मेरे चित्रों के साथ भी उसका रिलेशन है, तभी तो मैं बना रहा हूँ, तभी वो बन रहा है। तो खुद से समझने की कोशिश करनी चाहिए आर्ट वर्क्स को अपने हिसाब से। वैसे आर्टिस्ट चाहता भी है कि हर चीज, कभी कभी कुछ पेंटिंग्स आप देखते होंगे उसका टाइटल होता होगा अननेम्ड, है ना, अनटाइटल्ड। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस आर्टिस्ट को पता ही नहीं कि उसने क्या बनाया है। इससे मतलब ये है, वो चाहता है कि आप खुद से डिकोड करें उसको, खुद से समझे कि आपको उस आर्ट वर्क में क्या दिख रहा है। आप उतना अपनी मेंटेलिटी इम्प्रूव करें, अपना ज्ञान इम्प्रूव करें कि आप उस चीज को समझ पाए। और मैं समझती हूँ कि आप जितना आर्ट गैलरीज विजिट करेंगे, जितने आर्टिस्ट को समझेंगे, उतना आसान होगा आपको उन आर्ट वर्क्स को समझना। अब आजकल थोड़ा एक तो कमर्शियल लाइफ है बहुत ज़्यादा, तो ज़िंदगी का मुझे लग रहा है बहुत अहम पार्ट है वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस उद्देश्य से भी बनाई जा रही हैं कि इसका कमर्शियल एंगल क्या होना चाहिए। सर्वाइवल के लिए सबके सामने ये एक बात आ जाती है, तो वो चीज़ें आदमी, हर व्यक्ति के काम में, हर व्यक्ति के व्यवहार में, हर व्यक्ति के आचरण में भी ये चीज़ें उतर रही हैं कि अरे आज के सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे लग रहा है सर्वाइवल के लिए भी अच्छी क्वालिटी के साथ ही अगर हम पेश हों, जरूरी नहीं कि अपनी क्वालिटी गिरा के इन चीज़ों को हम लोगों को सामने पेश करें। बस व्यक्ति को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य उसमें होना चाहिए कि अपना धैर्य खो के किसी को कुछ भी
खुश करने के लिए कुछ बोलने लग जाएं, कुछ न कुछ हरकत में करने लग जाएं या कुछ भी अनाप शनाप परोसने लग जाएं, तो इससे भी ये व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विषय होना चाहिए और अपने अंदर वो सोचना चाहिए कि वो जो करने जा रहा है वो क्या है। अभी मैं कल एक प्रोफेसर से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं क्या बात करूँ आर्ट के बारे में, एक पॉडकास्ट करके कुछ मुझे नहीं लगता चेंज हो सकता है ना। मुझे पता है कुछ चेंज नहीं हो सकता, आप लोग पता नहीं देखेंगे भूल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 लोग भी शायद सुधर जाएं इन सब चीज़ों से, जी जी है ना। जी। तो वो बोल रहे थे कि आजकल आर्टिस्ट काम जितने का बिक रहा है उसके हिसाब से बड़े माने जा रहे हैं। अगर उनका काम लाखों में बिक गया तो एक बड़ा आर्टिस्ट है, और किसी आर्टिस्ट का काम नहीं बिका तो अरे उसको तो कुछ नहीं आता है। उन्होंने बोला कि वैन गॉग जो इतने बड़े आर्टिस्ट है, उनके जीते जी कितने आर्ट वर्क बिके, ये कितने का उन्होंने आर्ट वर्क बेच लिया, है ना। सही बात। तो लेकिन आज के टाइम में उनको बड़ा आर्टिस्ट मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम आर्टिस्ट को उसके आर्ट वर्क्स के थ्रू जज करें, ना कि कितने की इसकी आर्ट वर्क बिकी उस पे जज करें, है ना। कि बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल लोगों को तो पता नहीं समझ आए ना आए, हम बहुत फील करते हैं उस चीजों को। नहीं, ये बात तो है। देखिए, हर चीज की अपनी एक शास्त्रीयता होती है, एक स्केल होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं तो उस विषय के जो भी आचार्य हैं, उस विषय के जो जानकार लोग हैं, ये चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, मुझे नहीं लगता छोटा और बड़ा नापने की क्या स्केल है कि कौन बड़ा है और कौन कब महान बनता है। ये तो दुनिया की अपनी स्केल बनी होगी जिससे वो नापते होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है हर व्यक्ति की बहुत गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी उसको खुद महसूस होनी चाहिए कि जो वो जिस भी प्रोफेशन में है, जो भी वो बना रहा है, चाहे वह उसका व्यवसाय के लिए बना रहा है, चाहे अपनी स्वांतः सुखाय के लिए बना रहा है, लेकिन उसकी गरिमा का वो विशेष ध्यान दे, क्योंकि हमारी सोच से ही उसकी कीमत, मतलब मानव मूल्य कहा जाए, बढ़ सकती है, घट सकती है। और हाँ, आज कला में भी मैं ये कहूँगा कि बहुत गिरावट तो आई है, क्योंकि हर कोई कुछ भी करके ये कह रहा है कि ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी कला है और ये मैं इसको चाहे जैसे जैसे चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत तक तो ये चल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आप एक आदर्श स्थापित करने की बात तो सोचिए। भाई, अगर आपने एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन में कुछ तो आपको सिखाया गया होगा, उसको सीखने का एक प्रोसेस तैयार किया जाता है, तो कहीं न कहीं हमारे काम में वो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। सहजता एक स्वाभाविक चीज़ है, उस समय के साथ आती है, सब में आ जाती है, और वो समय के साथ आए तो अच्छा है, समय से पहले आए तो शायद वो अच्छा नहीं होगा या बनावट हो सकती है। तो मैं क्या कहूँ, दुविधा है। बहुत स्वतंत्र होते-होते शायद लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे। सही बात है। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो रूल रेगुलेशंस जरूरी हो। बहुत ज़रूरी है। यू हैव बीन क्रिएटिंग फॉर 32 ईयर्स। इस लॉन्ग जर्नी में आपको क्या लगता है हमें प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, या सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? क्या हमारी हिस्ट्री की चीज़ों को या किस चीज़ को प्रिजर्व करना चाहिए? हाँ, मतलब हमें अपने आर्टवर्क को या अपने पुरानी चीज़ों को, अपने धरोहर को। जी, अपनी धरोहर को, अपनी पुरानी चीज़ों को जितना हो सके उनको हमें बचा के रखना है, क्योंकि हर जनरेशन एक टाइम के बाद ये कहता है कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था। इसका मतलब कहीं न कहीं पिछले समय को लोग याद करते हैं और उसको वो बहुत गोल्डन टाइम के बारे में वेद के रूप में याद करते हैं। तो उसमें कुछ न कुछ ख़ासियत तो रहती है जब वो एक समय के बाद उसको महसूस होता है, और हर जो आने वाली पीढ़ी है या जो नई पीढ़ी चल रही होती है, उसको बहुत कुछ सीखने के लिए पीछे से मिलता है। वही मेरा एक पहले से कहना था कि अगर हमने एक बीज डाला तो उसमें एक पत्ती खिली, तो वो आज जो है सबसे नई पत्ती है, लेकिन धीरे-धीरे वो झड़ के गिर जाती है और वो पेड़ बढ़ता चला जाता है। तो वो उस जड़ से जुड़ी हुई है। जिस दिन पत्ती पेड़ से टूट गई, वो सूख के सिर्फ़ एक कूड़ा ही बन के रह जाती है।
है ना। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है मेरे हिसाब से कि फूल में खुशबू उस पौधे से लगे रहने तक ही रहती है। आप जब फूल को तोड़ लेते हैं तो उसका रंग तो बना रह जाता है लेकिन खुशबू खत्म हो जाती है ना। तो अपनी परंपरा से, अपने इतिहास से और अपने पुरानी चीज़ों से हमें जुड़ा रहना ही पड़ेगा, अपना वजूद जानने के लिए, समझाने के लिए और नया कुछ बनाने के लिए। ये न्यू है। बहुत गहरी बात मुझे लगी कि फूल जब अपने जड़ के साथ रहता है, अपने तने के साथ रहता है, तो वो एक पौधा कहलाता है ना। और इसको तोड़ लो अगर, तो फिर वो अपने अपने धरोहर से छूटने पे उसका वैल्यू कम जाता है। उसी तरीके से हमें भी अपने पुराने चीज़ों से जुड़ी रहने, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे सवालों का जवाब, सवाल तो मुझसे आज पूछा जा रहा है लेकिन उसका जवाब आपको इतिहास में जाके ही मिलता है। अगर आपके पास आज भी इस समकालीन परिवेश में बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन जब हमें बहुत अतीत में जाना है और तब उसका सही मायने में उसका जवाब, बिना किसी भेदभाव के वो जवाब मिल सकता है। अगर हमारे पास उसके प्रमाण नहीं होंगे तो आप दे नहीं सकते। और वो हमेशा, इसी पे मेरी एक कविता है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ ये चीज़ें। तो एक तो कविता जो है, अभी हमने जो कहा कि कभी कभी किसी सवाल तो वर्तमान का है लेकिन उसका उत्तर हमें बहुत अतीत में जाके मिल सकता है। एक इस पे है, एक खास करके मेरा जो चित्रकला का जो विषय है मेरी पेंटिंग्स का, उस पे एक कविता है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे चित्र का विषय है अवशेष। तो अवशेष को लेके कभी कभी क्या होता है, मैं स्टूडियो में बैठा होता हूँ तो हर समय पेंट करने का मन नहीं होता, तो उस समय सोचता हूँ, तो जैसे फाड़ निकलता है पेंट करते हैं वैसे ही शब्द भी निकलने लगे। तो मैंने उस पर कविता लिखी, या मुझसे लिखा दी गई। मैं अवशेष विशेष प्रारब्ध निर्माण का प्रवेश हूँ, अतीत से भविष्य का प्रतीक हूँ। मैं प्रश्न हूँ, उत्तर हूँ, आश्चर्य और उत्साह हूँ, संबोधन व साक्षात्कार हूँ, मिटकर भी निर्माण का प्रमाण हूँ। दीपक हूँ मैं, ज्योति हूँ, सृजन का मैं स्रोत हूँ, मैं संपूर्ण अवशेष हूँ। वाओ, आप कह रहे हैं आपसे लिखा नहीं गया, इतना अच्छा लिखा हुआ है सर आप। तो मेरे सारे चित्रों का अगर सार कहा जाए, भाव कहा जाए, तो इस कविता में इस है। कविता में है, सही बात है। और दूसरी कविता है जो कभी कभी होता नहीं है कि कभी कभी लगता है कि जैसे एक पेड़ का पत्ता टूटता है तो टूटने से पहले वो भी सोचता है कि पता नहीं मेरा इसके बाद क्या होगा। सही बात। या फूल जब तोड़ा जाता है तो वो भी तो सोचता है कि अभी तक तो मैं जुड़ा था, अब तोड़ के क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, किस लिए तोड़ा जा रहा हूँ। या किसी ऐसे आज समकालीन वातावरण में या इस परिवेश में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेके विवाद हो रहा है, लेकिन अगर हम बहुत अतीत में जाएं, बहुत पुराने समय में जाएं, तो इनका प्रमाण है। फिर हम ये विवाद से बच सकते हैं और उसका सही सही बातें हैं, क्योंकि समय के साथ में लोग अपने हिसाब से लोगों का, चीज़ों का अर्थ, कभी कभी पुराने समय में उसी शब्द का अर्थ क्या था, आज उसका अर्थ कुछ और लगाने लगे हैं। या अपभ्रंश ऐसे बढ़ते चले जाते हैं कि तमाम तरीके के दोष पैदा हो जाता है। तो इसी को लेके एक कविता है मेरी। मैं फ़र्क था, फ़र्क हूँ, शायद फ़र्क ही रह जाऊँगा। फ़र्क बस इतना ही है कि पूरी बात मैं अधूरी ही कह जाऊँगा। फ़र्क करने वाले अगर समझ गए तो ये फ़र्क मिट जाएगा, नहीं तो वक्त की धार में सब सिमट जाएगा, सिर्फ ये फ़र्क ही रह जाएगा। वाह, फिर वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसको अप्रिशिएट करने के लिए। मेरा एक सोचना है कि जैसे आप ना, क्या होता है, इंसान की ज़रूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं। जो कपड़ा आज मेरे लिए नया है वो 2 महीने बाद वो पुराना हो जाता है। जो फर्नीचर आज मैंने बहुत अच्छे से सोच बनाया है मेरे बच्चे के लिए, वो पुराना हो जाता है। लेकिन कभी कभी पुराने सामानों में भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। हम वहाँ जाते हैं, हम पुराने मकान में भी जाके कभी कभी चीज़ें ढूंढते हैं। बिल्कुल। अपनी यादों को, अपने बहुत सारे संस्मरण को याद करते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, अपने पिता की याद आती है, उनके चारपाई पे बैठते हैं, उनकी कुर्सी पे बैठते हैं, तो हमें लगता है आज मैं अपने पिताजी की गोद में बैठा हूँ, जबकि वो नहीं होते। उन अनुभूतियों को महसूस करने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ता है।
ऐसे ही हमारे कितने पुरानी चीजें हैं, आप जोड़िए हमारे पिता के, उनके पिता के, उनके पिता की, हमारा कितना पुरानी हमारी पुरानी यात्रा है। बिल्कुल। हम कैसे इन चीजों को खो दें? हम कहीं से कह सकते हैं कि नहीं बस मैं 100 साल से ही मैं हूं, हो ही नहीं सकता। उस आदिम मानव से हम जुड़े हुए हैं जो पहला इस धरती पे आया रहा होगा, वही हमारा पूर्वज है। उसने जिस पत्थर को उठाया रहा होगा, उसको अगर कहीं से मिल जाए, कोई बताए कि पहला इंसान जो धरती पे आया था इसने छुआ था, हम छुएंगे तो शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारे अंदर एक सेहरा सी उठेगी कि हमारे पूर्वज ने इसको छुआ था, इससे अखेट किया था। ये सर्वाइवल का उनका बहुत बड़ा जरिया था। कैसे हम इतिहास को भूल सकते हैं? किसी चीज को नहीं भूल सकते। जो नदी आज बह रही है हमने गंदी कर रखी है, सोच के जरा देखिए हमारे पुराने इतिहास में, जिसको हम अपने पुराण कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो इसका प्रमाण देते हैं। आप महसूस करिए कितना पुराना इनका इतिहास है। ये पर्वत, ये जगह, ये जिन स्थानों का नाम आज हम लोग लेते हैं, अब हम गंदा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उस समय को तो आज हम देखें कि ये चीजें नहीं उतनी ही पवित्र है, वैसे ही आज हमारी सेवा कर रही हैं। बड़ी सही बात है। और खुद को हम सिविलाइज्ड बोलते हैं। सिविलाइज हम कैसे हो सकते हैं? नहीं, आप को बहुत गंभीरता से संवेदनशील होना पड़ेगा, और हर परिवार की ये जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, मुझे लगता है स्कूल क्या हमें सीख देगा जितना हम दे सकते हैं। सही बात। हमें हर चीज़ की कीमत, हर चीज़ की वैल्यू अपने बच्चों को और खुद पहले अपने अंदर करना है, पहले अपने अंदर हमें बढ़ाना है। सही बात है। और हमें लग रहा है कि हम सब अपने आचरण में लाएं, ये बात ना करें, आचरण में लाएं। कम बोलें, मुझे लग रहा है ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब बहुत बोला गया है, हाँ, अब बोल बोल के चीज़ें भर गई हैं। अब सच में बोलना कम करना है, अब करना शुरू कर देना है। नहीं तो ये दुनिया कहाँ जाएगी, हम टिक नहीं पाएंगे, हम संभल ही नहीं पाएंगे। सही बात है, सही बात है। अब हमें हर उस गलती को सुधारना है। सही बात है। सर अभी आज ना दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, अभी तो हम लखनऊ में बैठे हैं तो सांस ले रहे हैं। जी, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। मैं दिवाली के बाद जब ऑफिस गई तो सब पूछ रहे थे किसने कितने पटाखे जलाए वगैरह। तो मैं तो बहुत सालों से पटाखे जलाना छोड़ चुकी हूँ। मैं बचपन में बहुत ज्यादा नहीं जलाती थी, लेकिन अब बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मैं एक छोटी सी फुलझड़ी भी नहीं जलाती, है ना। बहुत अच्छा। तो बहुत लोगों ने पता है टॉन्ट क्या मारा मुझे कि तुमने अकेले नहीं जला के कितना पोल्यूशन बचा लिया। अब ये तो खुद सोचो कि तुमने 10,000 का अगर जला लिया तो तुम कितना बचा सकते थे। तो सब एक दूसरे को देखने में लगे हैं और सब सरकार को पता नहीं क्यों श्रुति, वो दे रहे हैं। यही तो एक बड़ी बात है कि हम अपने कर्तव्य को भूल के हम सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को। मैं कह रहा हूं कि आज यही तो हम सब, एक समय था हर कोई अपने घर में झाड़ू लगाता था, साफ सफाई करता था, फिर अपने दरवाजे पे भी साफ सफाई करता था। हाँ। तो उसका घर से लेके दरवाजा तक खूब साफ रहता था, आसपास अपने पेड़ को भी इसी से एक बागवानी बनाया रहता था। आज हम इंतजार करते हैं कि अपने कमरे के अंदर से बाहर निकलते हैं, हाँ सफाई नहीं, सफाई वाला नहीं आया। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं तो सोचता हूँ कि ये इच्छा शक्ति की बहुत कमी आ गई है। आज आप कुछ चीज़ें देखिए, सुबह सुबह हम लोग जब सुबह बहुत सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए हमें दुकान पे जाना पड़ता है, तो मैं जिस दुकान पे जाता हूँ मैं एक चीज़ देखता हूँ, जितना देर मुझे लगता है वहाँ सबसे ज़्यादा गुटखा लेने वाले लोग आते हैं। अगर 10 लोग दूध लेने आए, इतना देर में कम से कम 15 लोग आते हैं, गुटखा लेके जाते हैं। और उस पर एक चित्र छपा होता है और लिखा होता है कि यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, यह आपके लिए कैंसर का कारक है। लेकिन जरा इच्छा शक्ति की हमारी दुर्बलता देखिए, हमारी कमजोरी देख लीजिए कि वो बेचने वाला यह लिख के बेच रहा है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह कैंसर का कारक है, आप इसको खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और आपकी जान जा सकती है। ये जान के हम उस पैकेट को धीरे से खोलते हैं और फाड़ के खाते हैं। जरा जरा सोच लीजिए, वो बेचा जा रहा है कि यह जहर है। ये कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं। सही बात, हम ही खा रहे हैं। भाई हम एक संकल्प लेने के लिए लायक नहीं बचे, हम संकल्प लें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पिछले समय के लोगों की जो बात हम करते हैं उनमें संकल्प शक्ति थी, अपने बात के इतने लोग धनी थे। आज भी हैं लोग, टिकी तो चंद्र अच्छे लोगों पे ही है ये दुनिया। ये जो 100 लोग कह रहे हैं कि हमारे ना कर लेने से क्या हो जाएगा,
आपके ना कर लेने से हो भी नहीं पाएगा। जो जिनको करना है ना वो कर रहे हैं, सही बात वो किसी कैमरे के सामने जाके नहीं कर रहे हैं, सही बात है। वो किसी के ताली बजाने के लिए या अपने बायोडाटा पे लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये उनका ना कर्तव्य मान के कर रहे हैं। हम सबको अपना कर्तव्य समझना है और उसको करना है। कला तो एक छोटा सा माध्यम है चीज़ों को प्रेरित करने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि विचार में इन चीज़ों को उतारना है। हम कलाकारों को सिर्फ कैनवस तक ही सीमित रहना ठीक नहीं है। हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी, अपने कर्मों से भी बहुत कुछ ऐसा साबित करना है जो ज़्यादातर हम इस इन्वायरमेंट के लिए, लोगों के लिए सुविधा प्रदान कर सके, एक अच्छा मैसेज दे सके। क्योंकि अब कला भी बहुत सीमित दायरे तक रह गई है, कुछ दीवारों तक रह गई है, कुछ दुकानों तक रह गई है, बस कुछ व्यवसायियों का एक माध्यम बनी हुई है। मुझे लग रहा है कला धीरे धीरे असरहीन होती जा रही है। इस पे गंभीरता से विचार करें, सही बात है। अन्यथा कला से भी लोग विमुख हो जाएंगे। हो ही रहे हैं, जहाँ तक देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल कलाकार, जो कलाकार कहते हैं हम जिनको, वो कहाँ हो पा रहे हैं। कमर्शलाइज वर्क करते करते एक कलाकार रह जा रहा है। एक असल जिंदगी में जो कला होती है उसको तो कहाँ ही कर पा। अपने लिए अपनी शर्त पे जीना बड़ा चैलेंजिंग है, वरना लोग कुछ भी किसी की इशारे पर करने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि मैं तो बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हूँ। बड़ा मुश्किल लगता है, ये दोनों बड़े विरोधाभास चीज़ें हैं। हाँ, आप डर के मत जिए, निडर होके जिए। जीवन आपका जितना है वो आपको मिलेगा। आपका व्यक्तित्व आपके काम में, आपके आचरण में, आपके हर चीज़ में दिखाई देना चाहिए। और व्यक्तित्व हमारे सारे कर्मों से मिलके बनता है, वो कोई अलग से एक्टिंग की चीज़ ही नहीं है। और ज़्यादातर अब लोग रील देखते देखते, फिल्में देखते देखते ज़्यादातर व्यक्ति जान ही नहीं पा रहा है कि उसका स्वभाव अब क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या था। लोग सच्चाई को, नाटक को सच्चाई और सच्चाई को नाटक समझने लग गए। बड़ा मतलब शायद विचार करे आदमी कि उसको वो कहाँ जी रहा है, क्या कर रहा है, कितना संकीर्ण होकर सोचने लग गया, संकीर्ण होकर जीने लग गया। बातें नो डाउट बहुत अच्छी हो रही होंगी, लेकिन आचरण पे, हम अपने रोज़ के कामों पे ध्यान दें कि हम जितना आइडियलिस्टिक या जितना आदर्शवादी हम सोच रहे हैं, बोल ले रहे हैं या कहते हैं अपने इस माध्यम के थ्रू से, क्या हम सच में हैं? क्या हम उतना कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। छोड़िए, इस बात पे तो बात करने लगेंगे तो रात हो जाएगी, खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम थोड़ा विषयांतर हो गए थे। हाँ अगर हम अपन विषय पर वापस आए जी। तो आज की जनरेशन नेटफ्लिक्स देखकर हिस्ट्री सीख ले रही है सर, है ना। तो फिर गैलरीज और म्यूजियम की इम्पोर्टेंस कहाँ बच गई है हमारे लाइफ में। हाँ, बात तो बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही आपने। और म्यूजियम्स और गैलरीज का क्रेज़ कम हुआ है, लेकिन उनका महत्व तो है और हमेशा रहेगा। सही बात है। और वही है, जागरूकता फैला के उनको स्कूल्स जो हैं उनको बच्चों को वहाँ तक ले जाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जो चीज़ें म्यूज़ियम में है, जो चीज़ें गैलरी में है, वो उन्हीं जगहों पे ही जाके मिल सकती है। नेटफ्लिक्स पे, बड़े बड़े मॉल्स में जो चीज़ें हैं वो हम आप भी जान रहे हैं कि वो किस तरह की, किस उपयोग की चीज़ें हैं। तो दोनों स्थानों का अलग महत्व है। वो तो है सर। आपको क्या लगता है, हम हेरिटेज स्क्रॉल कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं, इस बारे में क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? फील कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए शायद उसमें कमी है। क्योंकि एक जो चीज़ है ना कि नए के पीछे भागना, एक्चुअल में जो ये प्रचार का जो तरीका है ये बहुत सारा रोल करता है कि पुरानी चीज़ें छोड़िए, नए के पीछे दौड़िए। और अगर आप पुरानी चीज़ों के लिए हो तो आप पुराने माइंडसेट के हैं, और नई चीज़ों के साथ अगर आए तो आप नए माइंडसेट के हैं। ये जो तो लोग थोड़ा मॉडर्न बनने में, अप टू डेट अपने आप को कहने में ये चीज़ें करने लग गए हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नया हो रहा है, नया होना चाहिए, पुराने को छोड़ने की शर्त पे नहीं। क्योंकि बिना पुराने के आपके नए का कोई वजूद नहीं है। नए का कहते हैं ना कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन।
जो नया है उसको भी एक दिन म्यूजियम का पार्ट बनना पड़ेगा, उसको भी एक दिन पुराना होना ही होना है। बिल्कुल अगर आज वो ये कह के अपने को ये स्थापित करने की कोशिश करेगा कोई भी नया चीज़ कि आज हम नए हैं, आज हम यंग हैं, इन बूढ़ों को छोड़ दो, कल वो भी बूढ़े होंगे, उनको भी लोग छोड़ देंगे। इसलिए आप आज के यंग हैं, आज के नए हैं, लेकिन उन पुरानों को मत छोड़िए। उनके अंदर उनकी तो वैल्यू करते ही चलना है, बल्कि हाँ ये कहें कि हमसे बढ़ के उसकी वैल्यू है, बिल्कुल। वैल्यूएबल है पुरानी चीज़। सर, आपके वर्क्स में रिमेन्स को हीरो की तरह दिखाया गया है, जी पर क्या करंट जनरेशन को सिर्फ न्यू ट्रेंड से ही प्यार है? नहीं, ऐसा पूरी तरह से नहीं कह सकते। ये जनरेशन का किस तरीके का बैकग्राउंड है, अगर उनको इन चीज़ों की वैल्यू है तो वो तो इन चीज़ों को वैल्यू देते हैं। वही कहना है कि अगर जिनके पास पुरानी चीज़ें नहीं हैं तो वो कैसे निकाल के दिखाएंगे कि ये देखो ये मेरे यहाँ पुरानी चीज़ें हैं। भाई विंटेज कार है जिसके पास तो आज तो बड़े शान से रखा हुआ है, लेकिन जिनके है ही नहीं वो तो नई गाड़ी ही खरीदेंगे, सस्ती वाली भी खरीद लेंगे जैसा भी है। तो सेम यही चीज़ें आगे भी काम कर रही हैं। अब एक चीज़ थी कि पुरानी चीज़ों को पुराना समझ के हटा देना और नई चीज़ों को ही रखना कि नहीं आज ये ज़्यादा उपयोगी है। थोड़ा इस भावना से भी लोग काम कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि उनके घर में भी एक मुझे लग रहा है हर चीज़ को रखने की एक लिमिट है, कितना दिन तक चीज़ों को रखा जा सकता है। और नई जनरेशन तो थोड़ा नए चीज़ों की तरफ आकर्षित होती है, तो उसकी वैल्यूज़ खुद बढ़ाना है। हमें अपने बच्चों को बताना है कि भाई ये चीज़ें रखना। तो और उनको अगर हम घूमने ले जाएँ ऐसी जगहों पे म्यूज़ियम्स में या तो उनको ये बातें समझाएँ कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाए क्यों गए हैं। अगर ये नहीं बनाया जाएगा तो ये तुम कहाँ देखने के पाओगे, है ना? इसलिए म्यूज़ियम बनाए जाते हैं कि ये चीज़ें सब चीज़ें कबाड़ में चली जाएँगी। आज हम पुराना रेडियो बेचने में तो कबाड़ में बेच दिए, लेकिन रखने वाले म्यूज़ियम के तरीके से रखे हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें हमें जानकारी के लिए कि हमारा विकास कैसे आज कहाँ से कहाँ तक हम आए, ये जानना ज़रूरी है। हाँ, हमने शायद पुराने रेडियोस फेंक दिए हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को म्यूजियम्स जाना पड़ता है उनको देखने के लिए। वैसे म्यूजियम्स जाना चाहिए। अब देखो हम लोग देखते थे म्यूजिक सिस्टम कितना चेंज हुआ। एक टाइम था जो वो ग्रामोफोन आता था, फिर लाउड स्पीकर में तवा लगता था वो बजता था, फिर कैसेट वाला आया। आज देखिए कैसे। तो लेकिन हाँ, इन चीज़ों को कहीं न कहीं तो हमें रखना पड़ेगा प्रिजर्व करके कि देखो ये जर्नी रही इसकी, बिल्कुल। है ना? टेलीविज़न शुरू में कैसे आया, टेलीफ़ोन कैसे था, कैमरे बड़े देखिए थे। कैसे इम्पोर्टेंस आई, कैसे ख़त्म हुई चीज़ें। सही बात है। तो लेकिन बेसिक एक चीज़ है, इंसान का जो ढाँचा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। तो इंसान का जो मैनुअल चीज़ है वो अपने काम करना है। हम इंसान बहुत अच्छी मशीन है, इसमें सब कुछ है। आप देखिए बहुत अच्छी इसमें एक वो है, जो क्या कहें पिक्चर हॉल है, जो हम शब्द बोलते हैं उसको तुरंत ही पिक्चर में ट्रांसफ़र करके देखता है। हाथ कितनी अच्छी जेरॉक्स मशीन है, ये पिक्चर यहाँ बनी, हाथ इसको बना रहा है। इतनी अप टू डेट मशीन हम लोग हैं, ऐसी मशीन कोई हो ही नहीं सकती। तो इस मशीन को अपडेट रखना है। इस मशीन को इसके अपडेशन को लगातार करते रहिए, आपको कोई मशीन की ज़रूरत कम पड़ेगी। ऑनलाइन वर्ल्ड में सब कुछ वर्चुअल हो रहा है ना? तो क्या फिजिकल हिस्ट्री सिर्फ फोटोग्राफ बनकर रह जाएगी? हाँ, अगर हम ज़्यादा सहेज नहीं सके, अगर इसकी हम गंभीरता को नहीं समझ पाए तो संभवतः ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है नहीं, लोग इस बात को धीरे-धीरे जान गए हैं कि जो ऑनलाइन जो वर्चुअल जो लाइफ़ है, जैसी दिखती है वैसी नहीं है। हम बहुत खुश उसमें दिख सकते हैं, एक्चुअल में हर किसी के पास जाके देखिए तो कौन कितना खुश है। कहीं न कहीं दबे मन इस वर्तमान विकास की गति को लोग बहुत अच्छे से कह रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, बहुत लोगों के मन की चीज़ें मन में रह जा रही हैं, तो वो तो दिखावटी दुनिया है, बस दिखाने भर के लिए है और दिख ही रहा है उसमें से, होने को नहीं है कुछ भी। यंग लोग बोलते हैं मूव ऑन, है ना? बट कैन अ सोसाइटी रियली मूव फॉरवर्ड अगर वो अपने रिमेन्स को इग्नोर कर दे? संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है क्योंकि संसाधनों के बल पे, कृत्रिम संसाधनों के बल पे कुछ लोगों को सर्वाइव कराया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी आबादी, पूरी की पूरी ये जो दुनिया है, संभव नहीं है। इसलिए आपको जो भी चीज़ें हैं, सबके साथ, सबकी महत्व को समझते हुए और सबको वैल्यू देते हुए ही हमें सर्वाइव करना है। अगर सबको जीवित रखना है तो। सही बात है। नहीं तो बस गिन चुन के लोग रह सकते हैं, बाकी तो सब
खत्म हो जाएगा। सर, आर्ट को परिभाषित तो कोई नहीं कर पाया है, लेकिन अगर आप एक लाइन में अगर परिभाषित करना चाहें अपने वर्ड्स में आर्ट को, कला क्या है? कला मेरे विचार में इस दुनिया को देखना और उसके थ्रू जो मेरा अनुभव हुआ, चाहे उसका उपयोग करने से या इस दुनिया में जीते हुए, उन चीज़ों को लेके फिर जो मेरे मन में विचार आता है उसको पेंट करना, जो हमें अच्छा लगे, जो मेरे विचार को सपोर्ट करे, उसको पेंट करना कला है। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा एक एग्जांपल खाली दे रहा हूँ, क्यों मैं शायद अपनी बात पता नहीं मैं कितना सटीक समझा पाया, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं मेरी एक ड्राइंग है, वो ड्राइंग मैं आपको शेयर करूँगा। वो ड्राइंग है कि पेंसिल ड्राइंग है, 2 पत्थर है, बड़े पत्थर है, 2 उसके अंदर एक पत्थर ऊपर है जिस पे 2 कपल बैठे, एक कपल बैठा हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है और उसका टाइटल मैंने लिखा छाँव। तो बड़ा अजीब लगता है, मुझे लगता है ऐसे ही जीवन है। हम बहुत ऐसे बड़े पत्थर पे बैठे हैं और बड़े पत्थर के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन हम उसपे चूँकि उसका सिर जो पड़ रहा है उसमें हम छाँव महसूस कर रहे हैं, यही जीवन है। तो मेरा ये कहना है कि हम इस दुनिया को जैसे देख रहे हैं, जैसे मैं जब से अपनी ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, एक पेरेंट्स सब कुछ हूँ, पर इस दुनिया का एक नागरिक भी हूँ, ज़िम्मेदारी भी महसूस करता हूँ। तब जब मैं महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है जीवन आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन को हम अच्छा मान रहे हैं, खुशी उसमें ढूँढ रहे हैं। और किसी महात्मा की बात मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जीवन में, दुनिया में सुख और आईने में मुख होता नहीं, सिर्फ दिखाई देता है। बहुत बड़ी बात है। तो यही दुनिया बस इसी में तो ढूंढ चली जा रही है। हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ मैं आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि पता है आप लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। कुछ आपको आपके लायक शायद अनुपयुक्त लगे, अगर बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि ये मेरे अपने विचार हैं, गलती तो किसी से हो सकती है। मैं तो खैर बहुत अनुभव नहीं रखता हूँ इन चीज़ों के बारे में, और मेहनत से और शॉर्ट कट कोई रास्ता अपनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करें ज़रूरत भर के लिए और बहुत पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जीवन में जैसा आप सोचते हैं वैसा हो यह निश्चित नहीं है। जीवन अपनी तरीके से होता है, तो क्यों घबराना, जिएँ, खुल के जिएँ और हर चीज़ की गरिमा समझें। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ वीडियो ख़त्म करने के लिए कुछ लाइंस बोलने की ज़रूरत है। बस आप ये पूरा देखें और अपने विचार ज़रूर कमेंट्स में व्यक्त करें कि आप क्या रह गया हमसे और क्या हमने एक्सप्लोर किया नया, आपने क्या सीखा। थैंक यू सो मच, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।